फादर साहब चाहते थे कि मैं जॉब लगूं, नौकरी लगूं, सरकारी। सरकारी। उनका सपना मैंने तोड़ा है, वो मैं नहीं लग पाया। ये कई लोगों का ये भी आरोप है कि आपको हिंदी आती नहीं है इसलिए आप राजस्थानी में कर रहे हो। अच्छा, एक आरोप आप पर और लगता है। जी। वो आरोप ये है कि आपने चुनाव में एक व्यक्ति विशेष के लिए काम किया। हुँ, एक विधानसभा में एक एक्स के लिए काम किया, एक दूसरी विधानसभा में आपने वाई के लिए काम किया और एक हुँ, तीसरी विधानसभा में आपने जेड के लिए काम किया। हुँ। ये तो शुरुआत में हुआ है सर, जब शुरुआत में बाइक लेके निकलते थे हम, तब लोग हँसते थे, गाँव के बच्चे हँसते थे कि ये देखिए ये पत्रकार आ गए देखो, मारवाड़ी में बोल रहे हैं ये। तो ये चीज़ फेस पहले ही कर चुका था मैं। सिर्फ़ 1 घंटे का फैसला था जलको नेटवर्क को छोड़ना। आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, आज मैं कर रहा हूँ, अच्छा मौका लग रहा है मुझे, करना भी चाहिए। शायद उनको भी आभास हो रहा होगा कि एक काम करने वाले लड़के को हमने छोड़ा है। बीठ-नोक पहुँचते हैं और मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब वो अभी आया है और उसने कहा है कि वो बंदा बीठ-नोक पहुँच गया है, अगली बार आ गया तो उसके माइक की एसी की तेसी कर दूँगा मैं। अच्छा, धमकी दी उसने सर। दिन की बात बता रहा हूँ सर मैं। कैमरामैन मेरा इतना डर गया था कि भाई साहब जल्दी निकलो। तो जब मैं वो माइक थमा रहा था उस आदमी को, गंगानगर चौराहे पे, वो उनका ही कोई आदमी था जो हिंदी साहित्य के कुछ पंक्तियाँ लिखा करता था नेटवर्क के लिए। मैं उसको माइक दे रहा हूँ। मैं माइक नहीं सर, मेरा दिल निकाल के दे रहा हूँ। कंपन पैदा हो रहा है मेरे कि यार मैं ये दे रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्विट कर चुका था मैं। सुदेश राजस्थानी को पॉलिटिक्स में आना है। कहीं न कहीं इनको एमएलए बनना है, प्रधान बनना है या प्रमुख बनना है। ऐसी प्लानिंग इनके मन में चल रही है। क्योंकि पत्रकारिता करते-करते बीच में आप वो छोड़ते हो और कहीं और स्विच हो जाते हो। फिर उसको छोड़ते हो, फिर कहीं और स्विच हो जाते हो। तो ये वास्तविकता क्या है? क्या आपको नेता बनना है? अच्छा, आप जब श्मशान भूमि में सोए, हुँ। तब आपको वहाँ नेगेटिव एनर्जी फ़ील हुई? एक कोई बंदा दिन में चैलेंज करता है कि इस जगह भूत है, आप में इतनी हिम्मत है तो आप आ जाओ। मैं अकेला गया बाइक लेके। बाइक स्टार्ट हो गई और कोई नहीं पास में। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गज़ब की बात है। उस दिन पूरा डर लगा, एकदम पसीना आ गया मेरे को। वहाँ से मैं बैग-वैग अपने कवर किए, भागा वहाँ से। 11 साल हिंदी साहित्य पढ़ाने के बाद अचानक एक ऐसा मोमेंट आता है जो एक सामान्य टीचर की पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। कहानी बदलती है तो आवाज लोगों तक भी पहुंचती है और देखते ही देखते वो टीचर राजस्थान का जाना पहचाना नाम बन जाता है। वो जब अपना पहला वीडियो खुद के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं तो पहली ही रात में सब्सक्राइबर 1000 के पार हो जाते हैं और अगले 3 दिनों में ही चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है। काम से लगाव इतना कि पूरी-पूरी रात भी लाइव करने से नहीं झिझकते। मातृभाषा से लगाव के चलते वो अपने नाम के पीछे भी लगा लेते हैं राजस्थानी। जी हाँ, आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है पत्रकार सुदेश राजस्थानी। हम इनसे जानेंगे इनके पत्रकार बनने की कहानी और साथ ही जानेंगे इनके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। सुदेश जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत-बहुत स्वागत। अभिनंदन सर। सुदेश राजस्थानी, आपने सरनेम राजस्थानी क्यों लगाया? सर शुरुआत में मैं एक अलग नेटवर्क पे काम करता था। उस नेटवर्क ने मुझे बहुत कुछ दिया। उसके बाद में जैसे मैं उनसे अलग हुआ तो काफ़ी नाम ज़हन में थे, जैसे सुदेश सफ़र कर लें या फिर सुदेश की थिंक कर लें। लेकिन राजस्थान में रह रहे थे और ये टंग जो राजस्थानी थी, उसी में मैं पहले वाले नेटवर्क में काम करता था। तो इसीलिए मैंने राजस्थानी आगे जोड़ा और लोगों का भरपूर प्यार मिला। तो सक्सेस हो गया ये नाम। खुद का सरनेम नहीं लगाना था। खुद का सरनेम नहीं लगाना था सर। ये हमेशा थॉट रही है कि अब खुद का नाम है, वो तो हम रखेंगे, लेकिन राजस्थान की पहचान राजस्थानी के तौर पर हो सकती है। भाषा से भी जुड़ाव था, हालाँकि आगे कुछ मोड़ अलग आए, लेकिन इसलिए मैंने राजस्थानी किया और अच्छा फ़ील होता है कि इस नाम से लोग जानते हैं मेरे को। आपको पत्रकार बनना है। हुँ,
ये कब तय किया? ये तय था सर, मैं स्कूल के शो करता था छोटे-मोटे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, मुझे एंकरिंग करने का काफ़ी शौक था। 15 अगस्त, 26 जनवरी बुकिंग पे चला जाता था, एक एंकरिंग के तौर पर। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना अपने यूट्यूब और फेसबुक का सहारा लें, टिकटॉक हुआ करता था सर। तो टिकटॉक पे मेरे 1 मिलियन फॉलोवर थे सर, लेकिन हालाँकि वो चला गया। जब आप पढ़ते थे? हाँ, जब मैं पढ़ता था, तो मैं ऐसे मेरे थॉट डालता था, तो उस टाइम 1 मिलियन फॉलोवर थे मेरे, तो वो चला गया। तो वो एक सोशल मीडिया का एक कीड़ा था कि यार अपने टिकटॉक पे अच्छा किया है, तो क्यों ना अपने कुछ ऐसा करें। फिर मैंने हेल्थ को लेके काफ़ी वीडियो डाले टिकटॉक पर? यूट्यूब पे। अच्छा। उसके बाद में मैंने शुरू किया कि यार कुछ मोटिवेशनल कुछ दिया जाए लोगों को, वो दिया, करते रहते थे। फिर कोरोना काल आ गया सर। कोरोना काल में यूँ ही मित्र बैठे थे और एक माइक था। माइक को एक डंडे से लगाया और यूँ ही मज़ाक-मज़ाक में वो वीडियो बनाया हमने, जिसमें मैं पत्रकार की भूमिका निभा रहा हूँ और एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन गए और एक बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता बन गए। अब बहुत सारा मज़ाक मेरा है, वो मेरे चैनल पे भी होगा, पुराने चैनल पे। वो वीडियो 800-900 लोगों ने देखा एक रात में, तो फेसबुक पे भी डाला वो। तो लोगों ने कहा, "यार, आप अच्छा कर लेते हो यार।" हालाँकि वो वीडियो 40 मिनट का था सर। तो उसके अच्छा। हाँ, 40 मिनट का था। उसके तीसरे दिन मैं फेसबुक पे हूँ और सामने एक वैकेंसी आती है, जहाँ मैं पुराने नेटवर्क पे था, जलको राजस्थान। झलको। हुँ। तो उनका था कि झलको राजस्थान पे रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कॉल किया, मेरे आदरणीय गुरु का नाम लेना चाहूँगा, मेरे आदरणीय सर जी। रोहितास जी रेप्सवाल, हुँ। जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है सर। उनसे संपर्क किया और एक छोटा-सा इंटरव्यू हुआ और मुझे डन कर दिया गया। फिर सर डन करते ही मुझे भेज दिया गया गंगानगर कि लड़का कितना सक्षम है, सर देखना चाह रहे थे। तो मैं मेरे स्तर पे 8-10 एपिसोड बना के लाया। घर आया, 4 दिन की छुट्टी थी, मैं घर पे बैठा था। खाली बैठा था तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मैं कुछ करूँ क्या नया? तो सर ने कहा हाँ, हाँ, कर लो कोई दिक्कत नहीं। उन्हें ये पता नहीं था कि ये जलको बीकानेर बना देगा। तो एक किसी दोस्त के गिरधारी हुड्डा मेरा दोस्त है, उनके खेत में फसल खराब थी ककड़ी मतीरे की। तो वो क्या कि डेली गायों को डालता था। तो वो मैंने वहाँ जाके मैंने कहा स्वागत है आप जलको बीकानेर में, ऐसे करके सर को वीडियो भेजा। सर ने कहा यार ये तो गज़ब कर दिया। तो वहाँ से जलको बीकानेर की शुरुआत हुई सर। अच्छा, उससे पहले जलको बीकानेर चैनल नहीं था? उसके पहले नहीं था। जलको राजस्थान था? जलको राजस्थान, जलको चूरू और जलको झुंझुनू, ये 3 ही थे। तो इसके बाद में जलको बीकानेर आता है। सर ने कहा आपसे छुट्टी है आपकी, तो छुट्टी आप यार घर पे ऐश करो, मौज करो, आप 4 दिन की छुट्टी है, उसके बाद में आपको जैसलमेर भेजते हैं। मैंने कहा सर 4 दिन एटलीस्ट मेरे पास टाइम है, कभी-कभार वीडियो डाल दिया करेंगे, तो अपने ये कर लेते हैं। तो ऐसे करके ये जलको बीकानेर की स्टार्ट हुई और जब हुई तो सर इतनी खतरनाक हुई कि सर ने कहा कि अब तो आप जलको बीकानेर पे ही करो। अच्छा, यहीं पोस्टिंग दे दी गई आपको? यहीं पोस्टिंग दे दी मेरे को, बीकानेर में। तो ये जर्नलिज़्म की शुरुआत आपकी ऐसे हुई? जी। एक मज़ाक में वीडियो बना, इंटरव्यू दे कर के आए और जलको बीकानेर के आप शुरुआत हो गई सर। संवाददाता बन गए, रिपोर्टर बन गए। जी। तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हो? म संतुष्ट हैं आप? मैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब झलको बीकानेर की जब पोस्टिंग आई मेरे पास कि आपको ये दिया जा रहा है झलको राजस्थान पे, तो उस वक़्त मैं सैलरी यहाँ शो नहीं करूँगा, तो कुछ सैलरी थी, तो फ़ादर साहब के पास मैं गया। मैं उससे पहले टीचिंग का काम करवाता था, हिंदी अच्छा, आप पढ़ाते थे? पढ़ाते थे। मैं 11 साल पढ़ा चुका हूँ मैं। हिंदी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट रहा है। बाड़मेर, जोधपुर, काफ़ी स्कूलों में मैंने काम किया है। तो फ़ादर साहब के पास गया, मैंने कहा मैं स्कूल वाला काम छोड़ रहा हूँ और उसी वक़्त भी मैं स्कूल में ही था, जिस वक़्त वो मज़ाक का वीडियो बना रहे थे, हम टीचर्स ही थे, जो मज़ाक का वीडियो बना रहे थे। तो मैंने फ़ादर साहब को कहा कि इतनी-इतनी सैलरी है और मेरे पास एक जॉब आई हुई है और इस तरीके से, तो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मेरे फ़ादर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जब फ़ादर साहब मेरे सामने बैठते हैं, तो मेरी ऐसे बैठने की हिम्मत नहीं होती, बोल भी नहीं सकता, मैं इतनी इज़्ज़त करता हूँ उनकी। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ में। वो मैंने पता नहीं किस वे में बोला, उन्होंने कैसे बोला मेरे को नहीं पता। लेकिन वो शब्द आज भी मेरे सीने में है कि उन्होंने ये बोला कि आशीर्वाद है तू जा, परमिशन दे दी। परमिशन दे दी। हुँ। और उस वक़्त क्या हुआ करता था सर, मेरे पास बाइक नहीं थी और घर का कोई सामान मैं यूज़ नहीं करता था। डर लगा रहता था फ़ादर साहब से कि यार कोई टूट जाए, कर जाए, कैसे होगा?
तो मैंने बीकानेर में एक दोस्त हैं, उनको बोला यार ऐसे करके मैं जा रहा हूँ और आपकी बाइक चाहिए। तो उन्होंने मुझे बाइक प्रोवाइड करवाई। सर को कॉल किया, मैंने कहा सर सैलरी है वो डाल दो, मैं ईएमआई पे बाइक ले लेता हूँ। तो सर ने भी डाल दी। तो एडवांस? एडवांस डाल दी सर ने। हम्म। तो मैं बाइक निकाल लाया। जब घर आया तो सर हर किसी की टांग खींचने वाले होते हैं सर। मेरे घर पे तांता लग गया ऐसे लोगों का, फ़ोन कॉल, ये इसने क्या लिया है? लोग हँसते थे मुझ पे, क्यों लाइफ खराब कर रहा है आपकी? क्यों लाइफ खराब कर रहा है? बाइक ले अच्छा आया। भला पढ़ा रहा है। जी, हम्म। ईएमआईज़ नहीं चुकाई जाएगी, बाइक इसकी लोग लेके चले जाएँगे। तो मम्मी सुनती थी, मम्मी बोलती थी, लेकिन मैंने फिर उन चीज़ों को इग्नोर किया क्योंकि फ़ादर साहब खामोश थे। तो मैंने कहा चलो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे करके ये जर्नी की स्टार्ट हुई और देखते-देखते सर बाइक फ्री हो गई मेरी। सारी किस्तें दे दी मैंने, सब कुछ दे दिया। तो फिर उम्मीद हुई कि अच्छा है। जलको बीकानेर में काम करते हुए आपको ऐसा कब लगा कि नहीं यार मैं बिल्कुल सही लाइन पर हूँ? आपने ऐसी कौन-सी स्टोरी बनाई, जिससे आपको लगा कि मैं बिल्कुल मेरी जो दिशा है वो सही है? ऐसी 2-3 स्टोरियाँ थी जिसमें से एक बड़ी गज़ब की स्टोरी थी सर। जलको बीकानेर के ऊपर कोरोना काल का समय था सर। कोरोना जी। काल में पीबीएम हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई थी चेक करवाने के लिए। तो उस वक़्त जलको बीकानेर काफ़ी फ़ेमस था। तो मैं मेरे कैमरामैन के साथ बिना डरे मैं उस अंदर चला जाता हूँ। हमने ग्लव्स वग़ैरह पहने थे, सब कुछ पहने थे। तो ऑब्जेक्शन खड़ा हो गया कि यार तू अंदर कैसे आ गया? मैंने कहा मैं सिर्फ़ मेरा काम कर रहा हूँ, यहाँ लोग इतनी लाइन लगा रखी है लोग, आप इनको देख नहीं रहे हो यार, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर आप कह रहे हो कि इतनी दूरी मेंटेन करके रखो, लेकिन यहाँ तो पास-पास में, यहाँ तो संक्रमण और फैल सकता है। तो वो हंगामा हुआ। फिर मेरी एक किसी पत्रकार के जी एचओडी से मुलाकात होती है। फिर उनसे मुलाकात हुई तो अच्छा लगा कि पेशेंट के मैं कभी मतलब कोई काम आया मैं पेशेंट के। तो लगा कि यार अच्छा वे है। दूसरी स्टोरी मेरी ये थी कि मैंने हमेशा गौरक्षक है, सर्प मित्र है, इनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही है, अच्छी दोस्ती रही है। तो एक बैल के मुँह में बॉम्ब रख दिया गया था। अच्छा, किसने? ये कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने, तो सूअर को मारने के लिए कि फसलें खराब ना करें, तो वो बैल ने चबा लिया। तो जैसे ही बैल ने अच्छा, चबाया, वो खेत में रख दिया कहीं? हाँ, ओके। और हाँ। बैल ने चबा लिया। बैल ने जैसे ही चबाया तो उसका ऊपर का पार्ट ऊपर, नीचे का पार्ट नीचे, साँस आ रही है उसको, वो तड़फ रहा है वो। तो ओम जी मुंडेल बहुत बड़े शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। उनसे मेरी बात होना और अपने बीकानेर में अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जेडी भाई। वो चर्चा में उस वक़्त आते हैं, उसी कांड से आते हैं। तब हमने वो जीत दिलाई सबने मिल कर के, उस बैल को जो कुछ समय बाद में मर गया था। तब पता चला कि यार अपने आदमियों का तो कर ही रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन इस बैल को इंसाफ मिला है, हमने उसको समाधि दी है। तब लगा कि मैं अच्छे पोज़ीशन पे हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। नहीं, उसके बाद में क्या लोगों ने खेतों में बम रखना बंद कर दिया या आज भी काँपते हैं सर, रखने से पहले? रखने से काँपते हैं, आज भी रूह काँपती है सर उनकी। वरना हर साल 4-5 बैल 4-5 बैल मर जाते थे। लेकिन आज ऐसा सिस्टम वो नहीं है, जैसे ही चबाता और अंदर फट जाता वो? अंदर फट जाता। ना तो वो मरता, जब उसको खाना-पीना बंद हो जाता, तब जाके वो मरता सर। ओहो! ऐसी दयनीय स्थिति होती थी उनकी। तो आपके जीवन की ये शुरुआती ऐसी घटनाएँ हैं जिससे आपको प्रेरणा भी मिली। प्रेरणा मिली सर, ऐसी। आपका बचपन कैसा रहा? बचपन मेरा काफ़ी शाही तरीके से रहा है। मैं कभी सामाजिक नहीं हुआ कभी, सोशलिज़्म नहीं हुआ मैं कभी। एक स्कूल जैसे 7:30 लगता है तो मैं वहाँ 5:30 चला जाता हूँ। अगर मेरे स्कूल की टैक्सी, मैं 7 किलोमीटर तक पैदल जाता था। अच्छा, आप ढाणी में रहते हो? 3 जगह से नाता-वाता रहा है मेरा। गंगानगर करणपुर से रहा है, फिर खाजूवाला में मैंने पास आउट किए 3 के बाद में 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। प्राथमिक शिक्षा आपकी वहाँ कर्णपुर हुई है? हाँ, हुँ। प्राथमिक शिक्षा करणपुर और खाजूवाला में आप मान सकते हैं। स्कूल और घर के बीच की जो दूरी थी वो 7 किलोमीटर थी। हाँ, 7 किलोमीटर की दूरी थी। कभी ऐसी सिचुएशन आती थी कि घर के सामने स्कूल था, लेकिन जब मैं 7th में था, तो मैं 7 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाता था, क्योंकि कोई व्हीकल नहीं था मेरे पास। और स्थिति ऐसी नहीं थी फ़ादर साहब की कि वो मुझे वो चीज़ें दें, लेकिन समय आते उन्होंने अवेलेबल करवाई और मैं साइकिल ली मैंने
तो ऐसा मेरा स्ट्रगल भरा रहा है मैंने। फ़ादर साहब चाहते थे कि मैं जॉब लगूँ, नौकरी लगूँ सरकारी। सरकारी। उनका सपना मैंने तोड़ा है, वो मैं नहीं लग पाया। अब खुश हैं वो? हाँ, वो खुश हैं, वो लोग बताते हैं मेरे को कि जहाँ भी जाते हैं कि यार सुदेश राजस्थानी के फ़ादर साहब आए थे। मेरे को बताते हैं कि आपके फ़ादर साहब आए थे, या फ़ादर साहब जब सामने बैठे रहते हैं किसी के, तो वो बताते हैं। फिर सामने वाला उनसे नंबर लेके मेरे को कॉल करता है कि यार आपके फ़ादर साहब आए हैं सुदेश जी, आपसे बात हो रही है, हमें तो सब पता ही नहीं था कि आपके फ़ादर हमारे पास आएँगे। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि कोई मेरी तारीफ़ पापा के सामने लोग करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो अच्छा लगता है। पिताजी नहीं बताते आपको? नहीं, मैं पापा से बहुत कम बोलता हूँ, अभी भी? अभी भी। मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन अभी भी फ़ादर साहब से बोलना छोड़ो, एक ही गाड़ी में अगर सफ़र कर रहे हैं तो नज़रें नहीं मिला पाते। अच्छा, ऐसा क्यों? ये शुरुआत से है सर, मम्मी से तो मैं बोल लेता हूँ। मम्मी से भी बहुत कम बोलता हूँ। बस एक वो अनुशासन, सीनियरिटी है उनमें, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं वो। तो आज भी वो डर लगा रहता है कि यार पता नहीं क्या डाँट देंगे, क्या कह देंगे, तो मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता। तो आपके बच्चे आपसे बात करते हैं कि नहीं करते? हाँ, वो करते हैं, वो करते हैं। एक तो मेरे पे ही गया है, वो मुझसे नहीं करता, लेकिन एक बच्ची है वो बहुत ज़्यादा बोलती है मेरे से। तो उसको मैं वो चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार तू मेरे से बोला कर, बात किया कर। मैंने मेरा पूरा बचपन ऐसे ही निकाल दिया। बचपन में काफ़ी बातें करते थे पापा के साथ, लेकिन जैसे-जैसे उम्र होती गई वैसे-वैसे पापा से अनुशासन वाला वो डिसिप्लिन सामने आ गया। तो फ़ादर साहब से कभी फ़ोन कॉल पे बात कर लेते हैं फ़ादर साहब कि आज वहाँ जाके आना है। नहीं, बचपन में करते थे और फिर अनुशासन अनुशासन या शादी के कोई बाद में हुँ, शादी के बाद में काफ़ी चीज़ें सर चेंज हो जाती है, बदलाव आ जाता है। छितर तो नहीं पड़े? नहीं। एक बार घटना आती है सामने, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं तो आया नहीं, तो मैं बेहोश हो गया था। फ़ादर साहब ने चाँटा लगा दिया था। तो हालाँकि वो भी सही थे, सुबह का निकला था, 2:30 बजे मैं पहुँचा था। तो स्कूटी पे फिर घुमाने-वुमाने ले गए थे। लेकिन शादी के बाद में आदमी पूरा चेंज हो जाता है सर। लेकिन फ़ादर साहब ने कभी बिना मतलब मेरे को कुछ आज तक भी नहीं बोला है। प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। लेकिन बस मैं ही नहीं बोलता, ना फ़ोन पे बात कर लेता हूँ उनसे, डर नहीं लगता, लेकिन सामने हिम्मत नहीं होती कि उनके कुछ बोलें, उनसे पूछें कुछ कि इधर जाना है, क्या करना है। तो बचपन आपका संघर्ष भरा रहा। हाँ, बचपन फ़ादर साहब का भी संघर्ष बड़ा था। फ़ादर साहब का मैं जब सेकंड क्लास में था, तब रोडवेज़ बस फ़ादर साहब के यहाँ से निकल गई थी, ओह! फ्रैक्चर हो गया था। तो हालाँकि वो बाद में समय रहते सही हो गया, सब अब एकदम वेल ओके है। और फ़ादर साहब 3 महीने तक चारपाई से उठे नहीं थे। मम्मी के काफ़ी ऑपरेशन हो रखे हैं, काफ़ी ऑपरेशन हो रखे हैं, रीढ़ की हड्डी में उनके दिक्कत रहती है। उनका कभी-कभी सर दुखता है तो यूँ लगता है कि पता नहीं यार कुछ कैसे होगा? हमेशा इस सोच में रहता हूँ कि क्या होगा? मम्मी का क्या होगा? तो अभी फ़ादर साहब तो वेल ओके हैं, ठीक है एकदम। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी है सर, गेहूँ बेच कर के मेरी फ़ीस को पे करना। जब बीमार होता है आदमी तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं सर। तो खाने वाली जो गेहूँ होती है, जो दाने होते हैं, वो बेच के मेरी फ़ीस पे करी है सर उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा एहसान है उनका। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे फ़ादर साहब अभी तो उन्होंने एलएलएम की है और साइकोलॉजी अब से भी एलएलएम करिए? हाँ, अभी एलएलएम की है। साइकोलॉजी से भी पीएचडी सुनने में आ रहा था। मैं तो हालाँकि किताबें-विताबें देखता हूँ, तो कि पीएचडी कर रहे हैं। घर से मैडम बताती है कि शायद पीएचडी कर रहे हैं, या मम्मी बता देती है कई बार। उनसे तो पूछने की हिम्मत नहीं होती। फ़ादर साहब शुरुआत से नर्सिंग लाइन में रहे हैं। अ, न हॉस्पिटलाइज़ का काम करते थे पहले। तो फिर लोग आज भी फ़ादर साहब दुनिया की कोई भी रिपोर्ट होती है वो पढ़ लेते हैं उसको, और वो एट लीस्ट बता देते हैं गरीब आदमी को भी, ये तेरे को बीमारी है, इस डॉक्टर के पास तू जा। तो ऐसा वो काम करते हैं। प्रोफ़ेशनल उनका नर्सिंग हाँ, लाइन में रहा। नर्सिंग और अभी एडवोकेट है वो। अच्छा, अभी वकालत कर रहे हैं। हाँ, अभी एडवोकेट है वो। आपकी शिक्षा क्या हुई? मैंने सर बीएड कर ली, और नर्सिंग करने के लिए मैं बीदर गया था, ये भी मैंने कर लिया। नर्सिंग करने के लिए आप कहाँ गए? बीदर, बीदर। बीदर। ये कहाँ पड़ता है? बीदर पश्चिम बंगाल में पड़ता है इधर। तो हम वापस आ रहे थे, तो एक साथ में और एक दोस्त था, फ़ादर साहब का दोस्त था, तो स्लीपर बस थी। तो उसमें
उल्टियाँ होने लगी फादर साहब को। इतनी उल्टियाँ हुई कि जो पॉलीथीन होती है, उसके बस वाले की पॉलीथीन खत्म हो गई थी। तो बॉम्बे दूर था, अब बीच में जंगल था, रोक नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा एक गाँव आएगा, मैं रोक दूँगा। तो दोस्त उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसने मेरे को एक वर्ड बोला कि यार बीच में नहीं रुकेंगे, उल्टियाँ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बॉम्बे रुकेंगे। मैंने कहा देखो, अगर मैंने नहीं उतारा तो मेरे को तो प्राण निकलने के बाद में उतारना पड़ेगा, बस वाला तो कोई लेके नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी रात का सफ़र है। तब वो थोड़ा-सा उस पसीजा, फिर एक गाँव में उतरे हम, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया। तो वो मेरे लिए बहुत कठिन परिश्रम था मेरे लिए कि मैंने वो देखा है, मैं फ़ादर साहब को उल्टियाँ हो रही है और हॉस्पिटल दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, और वो एक क्राइम का एरिया था। तो वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है मेरे जीवन में कि फ़ादर साहब ने मेरे लिए क्या-क्या किया है। आप जब वापस लौट रहे थे तब की घटना है। हाँ, तब की घटना है ये। फिर सुबह तो वेल ओके हो जाते हैं, एकदम ओके हो जाते हैं। उसके बाद में हम आराम से आ जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी घटनाएँ हैं सर कि अ, फ़ादर कितनी मुश्किल से मेरा साथ दिया है। जी। तो फिर आप टीचिंग लाइन में कैसे आए? टीचिंग लाइन में जब मैं 12th कर ली, 10th कर ली थी, सॉरी। तो उसके बाद में एक टीचर थे, वो आए बोले कि यार क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो 11th कर रहा हूँ, घर ही हूँ और कोई काम है नहीं मेरे पास, तो ऐसे बैठा हूँ मैं, एग्ज़ाम देने हैं। तो बोले यार अपना स्कूल है, तू स्कूल आ जाया कर। तो उस दिन के बाद में मैंने 700 रुपए की पहली जो मेरी थी तनख्वाह थी, 700 रुपए महीना। तो बच्चों को पढ़ाया, अच्छा लगा उनको। फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे करके फिर बायतू, बाड़मेर, इधर जोधपुर, यहाँ तक मैंने काम किया है। तो ये वे था मेरा आने का उसके अंदर। और हिंदी लिटरेचर पढ़ाते थे हाँ, हिंदी लिटरेचर पढ़ाता था। और पत्रकारिता प्योर राजस्थानी में। हाँ, पत्रकारिता प्योर राजस्थानी में करते थे। प्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बीकानेर, अब मैं वैसे कि मेरी पैदाइश ही गंगानगर की है और अब काफ़ी साल से मैं बचपन मेरा यहीं गुज़रा है बीकानेर से, तो वो मिक्स हो मिक्स जाता अप। था। हाँ, मिक्स अप हो जाता था। तो लोगों को पसंद आती थी, अच्छा है। ये कई लोगों का ये भी आरोप है कि आपको हिंदी आती नहीं है इसलिए आप राजस्थानी में कर रहे हो। आरोप नहीं है, ये टाँग खींचने वाले होते हैं। शुरुआत से मैं भी काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता था। ऐसी 1-2 बात सुन कर के। हाँ, 1-2 लोगों को मैंने जवाब भी दिया, उसका जीना हराम हो गया उस बेचारे आदमी का, जो आदमी था। क्योंकि मेरे जो प्रशंसक थे या जो मेरे लोग थे, वो लोग उसके पास गए, उनको बोला भी तू क्या कमेंट्स कर रहा है, क्या कर रहा है? फिर मेरे को भी समझ में आया कि यार हर कमेंट का हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ये बड़ा आर्गुमेंट हो सकता है, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, फिर उसका हम कहीं न कहीं पार्ट भी बने रहेंगे। तो लगता था, बुरा लगता था कि यार इनको हिंदी नहीं आती इसलिए। और ये तो शुरुआत में हुआ है सर, जब शुरुआत में माइक लेके निकलते थे हम, तब लोग हँसते थे, गाँव के बच्चे हँसते थे कि ये देखिए ये पत्रकार आ गए देखो, मारवाड़ी में बोल रहे हैं ये। तो ये चीज़ फेस पहले ही कर चुका था मैं। फिर आपने टीचिंग छोड़ी और जर्नलिज्म में आ गए। हुँ। आपने झलको राजस्थान में काम किया और एक समय आया आपने झलको छोड़ा और खुद का एक चैनल बना लिया, सुदेश राजस्थानी। उसमें आपने खूब अच्छा काम किया। उसमें काम करते हुए एक तो आप किसी संस्थान में काम करते हो, तब एक अलग चीज़ होती है, आपके पीछे एक बैक होती है पूरी। कोई भी ऊँची-नीची बात हो जाती है तो उसको सँभालने वाले लोग होते हैं। पर जब खुद आप काम करते हो, तब सब कुछ चीज़ें खुद को ही सँभालनी होती है। सिर्फ़ 1 घंटे का फ़ैसला था झलको नेटवर्क को छोड़ना। आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। आज मैं कर रहा हूँ, अच्छा मौका लग रहा है मुझे, करना भी चाहिए। शायद उनको भी आभास हो रहा होगा कि एक काम करने वाले लड़के को हमने छोड़ा है। एक सिस्टम चालू हुआ था कि आप जहाँ से शुरू होंगे, एक ऐप था, वहाँ से आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे और जहाँ आप जा रहे हैं, कितने किलोमीटर्स हैं, वो सारा टोटल दिल्ली ऑफ़िस में, हेड ऑफ़िस में रिकॉर्ड रहता था। लेकिन उनको इस बात को कौन समझाए कि हमारे बीकानेर में नेटवर्क 10-10 किलोमीटर तक गायब हो जाता है, गाँवों के अंदर। आप जाएँगे, इधर जाएँगे कोलायत में, बज्जू में इधर जाएँगे तो बीच में 30 किलोमीटर तक लगातार नेटवर्क नहीं है। तो मेरी ये शिकायत रहती थी
कि सर इसको थोड़ा सही करें, 30 किलोमीटर तक बीच में नेटवर्क नहीं आ रहा है, पर वो ऐप जंप मार के वहाँ चला जाता है। जैसे मैं 100 किलोमीटर जा रहा हूँ, उतना हमें फ्यूल मिल रहा है, बीच में 30 किलोमीटर गायब हो रहा है, तो 70 किलोमीटर का वो फ्यूल कंपनी दे रही है। तो वो कितने दिन तक हम खुद पे करेंगे? और ये बॉर्डर एरिया हो रहा है, बॉर्डर यहाँ एरिया पर है, तो नेटवर्क नेटवर्क ही वैसे नहीं। ही हाँ और आज भी उस नियम की धज्जियां उड़ रही है। मुझे पता है कि वो नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर इसमें कुछ चेंजिंग कीजिए। और जब मेरे जो अकाउंट देखते थे मैडम, उन्होंने फ़ोन किया कि सुदेश जी ये तो कंपनी का रूल है, आपको तो फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, बट नेटवर्क नहीं आता, उसका कोई सॉल्यूशन निकालो। तो वो सॉल्यूशन वो निकाल नहीं पाए। तो मैंने कहा मैं आपको कितना बेहतरीन काम करके दे रहा हूँ, आप मुझ पे बिलीव कीजिए, या तो इसको सही कीजिए, इसका सिस्टम चेंज कीजिए आप, या आप मैं जहाँ मेरे घर से जा रहा हूँ या जिस जगह से जा रहा हूँ और जिस जगह पहुँचना है, वहाँ आप गूगल पे निकाल लीजिए कितनी दूरी है और इतना आपका फ्यूल जल रहा है। सीनियर को जो हमारे सर हैं उनको बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, कंपनी के रूल तो मस्ट है, फॉलो आपको करने पड़ेंगे सुरेश जी। तो मैंने कहा सर सॉरी, मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। तो वो 1 घंटे का फैसला था। तो मैंने क्विट कर दी जॉब रात को। मैंने मैसेज छोड़ दिया कि डियर सर आपने बहुत अच्छा किया, अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। अब सुबह होनी थी, क्या किया जाए? माइंड में प्रेशर था सर, एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। 2 दिन उन्होंने वेट किया, 2 दिन तक मेरे वीडियो स्टोरेज थे वो डाले। फिर कॉल आता है कि आप माइक बीकानेर में अमुक-अमुक आदमी को दे दीजिए। तो जब मैं वो माइक थमा रहा था उस आदमी को, गंगानगर चौराहे पे, वो उनका ही कोई आदमी था जो हिंदी साहित्य के कुछ पंक्तियाँ लिखा करता था नेटवर्क के लिए। मैं उसको माइक दे रहा हूँ। मैं माइक नहीं सर, मेरा दिल निकाल के दे रहा हूँ। कंपन पैदा हो रहा है मेरे कि यार मैं ये दे रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्विट कर चुका था मैं। वो मैंने माइक दिया, तो वो सामने आदमी बोले कि क्या हुआ सुदेश जी, अभी भी मूड है क्या आपका, मैं बात कर लूँ? मैंने कहा नहीं सर, अब तो बात हो चुकी है, आप इसको लीजिए, आप अपना दायित्व पूरा कीजिए। फिर वहाँ से वो माइक देने के बाद में मैं एकांत जगह में आ गया। अपने आप को एक कमरे में बंद किया। मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए? सब कुछ खत्म, ऑल खत्म। मैं बॉर्डर पे था, भारत और पाकिस्तान के। ये पड़ता है जैसलमेर बॉर्डर पे, इधर इस साइड में। तो वहाँ जी एक मित्र थे, तो मैं उधर चला गया। तो जब मैं वापस लौट रहा था, तब बज्जू 931 आरडी की वो घटना आज भी याद है कि पूरे जंगल में आग लग गई थी सर। चिंगारी से 8 किलोमीटर के एरिया में पूरा जंगल जल गया था। अब मेरे पास माइक नहीं है सर, आप पहला वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर। माइक नहीं है, बगैर माइक अब क्या करूँ मैं? किसके लिए करूँ मैं? ये समझ से बाहर है। वीडियो बना के डालोगे कहाँ? कहाँ डालूँ? हम्म, तो मैंने 4-5 मिनट का वीडियो बनाया, सीधा ही। अब लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि मैंने जल को छोड़ दिया है। कह रहा हूँ माइक नहीं है मेरे पास, लोग तो अभी उसी इंप्रेशन में हैं। उसी इम्प्रेशन में है। तो मैंने वो रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके साइड में बैठा एक होटल में। उस वक़्त मेरे पास फ़ोन ही हुआ करता था, कोई ऐसा कुछ था नहीं। तुरंत मैंने सुदेश सफ़र नाम से बनाया, क्योंकि उस्मान सैफ़ी सफ़र मित्र हैं। तो मैंने कहा यार अपने ये कर लेते हैं। वो नाम रखा, नाम रख के वीडियो डाला। रात-रात में, शायद मुझे याद है, सुबह शाम को वीडियो डाला था मैंने, और सुबह 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, अच्छा, अचीवमेंट एक ही रात में? एक ही रात में। और हम्म, तीसरे दिन तो चैनल ही मोनेटाइज़ हो गया था मेरा। ये जो अभी सुदेश राजस्थानी जो चैनल है, ये चैनल है। उस वक़्त मेरे पास ना एडिटर था, ना कैमरामैन था। एक ही रात में 1000 सब्सक्राइबर बन गए बन और गए, तीसरे दिन चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज़ हो गया मेरा। क्या तो बात है, ये तो बड़ा अचीवमेंट था बहुत आपका। अचीवमेंट था। खुशी हुई कि अपन सेफ हैं, अपन कर सकते हैं धमाका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिटर को खोजा, एडिटर मिला, साथ मिला। थंबनेलर को खोजा, थंबनेल बनाने वाला मिला, टीम बन गई। कैमरामैन को खोजा, कैमरामैन वही जो जलकों में था, वही लड़का मेरे पास आ गया। तो सब चीज़ें बन गई। तो 15-20 दिन में मैंने 10K कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, हाँ, 15-20 दिन में 10K कंप्लीट कर लिए थे। लोग फिर जानने लगे थे। फिर सुदेश सफ़र का
सुदेश राजस्थानी होना। मेरे एक मित्र हैं रामावतार, जो प्रोफेसर है अपने यूनिवर्सिटी में, उनका कॉल आता है कि यार ये सफ़र हटा दो आप, मेरे कहने से आप राजस्थानी कर दो इसको। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, एक-एक सब्सक्राइबर कराते थे, एक-एक सब्सक्राइबर कराते थे कि यार इसका सब्सक्राइब कराओ, इसका सब्सक्राइब करो, इसका। वो जा-जा के सब्सक्राइब कराते थे। तो उन्होंने मेरे को राजस्थानी नाम दिया, और जय राजस्थान, जय राजस्थानी भी उनका ही डायलॉग था। ये आपके 10,000 पूरा होने के बाद नाम दिया। बीच में दे दिया था ये नाम। और अच्छा, ये नाम आपने करीब 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हुए तब आपने ये नाम दिया, हाँ, सुदेश राजस्थानी। हाँ। अचीवमेंट थी, बड़ा अचीवमेंट था। सब लोग प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे सब लोग। फिर शुरुआत में एक जिसके दोनों हाथ नहीं थे, पठानी नाम की एक बच्ची आती है मेरे जीवन में। तो उसका मुझे पता चलता है, तो मैं उसके पास पहुँचता हूँ। वो वीडियो गया सर, मेरा टॉपेस्ट गया था। वो 2 दिन में मिलियन क्रॉस कर गया था, अच्छा, इसी चैनल पर? इसी चैनल पे। तब सब्सक्राइबर कितने थे आपके? तब शायद 10K से तो ज़्यादा ही थे। 10K से तो ज़्यादा ही थे, लेकिन उसने उड़ा दिया फिर, रॉकेट बना दिया। फिर लोगों को पता चला कि भी सुदेश अलग हो गया है। फिर नए एंकर आते गए, उसमें एंकर आते गए। फिर उन्होंने कोशिश नहीं की मेरे को वापस लाने की, और फिर मैं सेटल हो गया। तो ऐसे करके सुदेश राजस्थानी एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा, जब आप यहाँ काम कर रहे थे, तब बीकानेर में राजस्थानी का कोई चैनल नहीं था जो राजस्थानी की भाषा में बात करे। हुँ। जब आप जलको राजस्थान में आए, तब आप पहले ही आदमी थे या उससे पहले कोई काम कर रहा था? नहीं सर, पहला मैं आदमी था पूरे बीकानेर में, कोई भी नहीं था। अब तो हर तीसरी गली में एक चैनल है। वो सभी मेरे को बताते हैं कि आप हमारे गुरु हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो। आपने अभी भाषा चेंज कर ली। हुँ, आप स्विच कर रहे हो राजस्थानी से हिंदी में। हुँ। तो ये स्विच क्यों करना पड़ रहा है आपको? राजस्थानी भाषा सर, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा मोह भंग हो गया है या राजस्थानी, मैंने आज भी मेरे नाम के आगे राजस्थानी लगा रखा है सर। मैंने राजस्थानी नाम को हटाया नहीं है। राजस्थानी भाषा एक सीमित क्षेत्र में है। हम इधर जाएँगे, हाड़ौती में जाएँगे तो वहाँ थोड़ी अलग है, वहाँ के दर्शक नहीं हो पाएँगे। तो हिंदी से इसका क्या है कि थोड़ा अपने को क्राइटेरिया लंबा मिल जाएगा, चौड़ा मिल जाएगा। और फिर राजस्थानी के अभी रामावतार जी कह रहे हैं कि यार राजस्थानी में एक ऐसा शो लेके आएँ, तो इसी चैनल पे। तो जी। वो आते ही रहेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थानी हूँ मैं, नाम के आगे राजस्थानी लगा रहेगा एनी टाइम। बस। तो आप अपना क्षेत्र है वो बड़ा करना चाह रहे हो, हाँ, इसलिए आपने हिंदी भाषा की ओर हाँ, मुँह किया है। बिल्कुल, हिंदी भाषा भी अपनी भाषा है सर, अपनी हाँ, खुद नहीं, की। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर हाँ, चूँकि आपने लंबे समय तक राजस्थानी में काम किया और अब आपने अचानक ही स्विच कर लिया। आप राजस्थानी भाषा से आप सीधे हिंदी भाषा में आ गए। बिल्कुल सर। ये जैसे हरियाणा के काफ़ी लोग अपने को पसंद करते हैं राजस्थानी में, जी। पंजाब के लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो शायद इससे फ़र्क पड़ेगा कि वो ऑडियंस जुड़ेगी अपने साथ में और अपने राजस्थान की संस्कृति को देख पाएगी। अच्छा, आपने राजस्थानी भाषा में काम किया, राजस्थानी भाषा को लेकर के काम किया, आपने पैदल यात्रा भी निकाली। आपको देख कर के कितने ऐसे पत्रकार बन गए जो राजस्थानी भाषा में काम करते हैं, मेरे को देख के दर्जनों, जो काम कर रहे हैं अभी? अभी नहीं, बस उनमें एक जुनून आता है, करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। मैं हिंदी में आया, वो हिंदी में आ गए। अच्छा, वो आपको कॉपी कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे को गुरु कहते हैं कि आप गुरु हो, तो शायद हो सकता है कि मेरे को देख के करते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो कॉपी कर रहे हैं। मैंने गाँव की कोई यात्रा की, तो पीछे गाँव की यात्रा। मैं जो भी काम करूँगा, मेरे पीछे-पीछे वो ट्रेंड चल जाएगा। कुछ भी करूँ चाहे मैं। अब हिंदी में आ गया तो काफ़ी भाई हैं जो हिंदी में कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप अपना किसी को कॉम्पिटिटर मानते हो? मैं सिर्फ़ मेरा कॉम्पिटिटर मानता हूँ सुदेश राजस्थानी को, कि इसका अचीवमेंट कब तोड़ पाऊँ मैं। मैं खुद से खुद का मुकाबला करता हूँ सर। दूसरे किसी से नहीं। नहीं सर, मैं दूसरे किसी से नहीं। मैं अच्छी स्टोरी लगती है, मैं वीडियो देख लेता हूँ। मेरे को कॉल करके पूछते हैं भाई कि यार थाने में जा रहे हैं, ये मामला हो रखा है। मैं मेरे से जो बनता है मैं उनको राय देता हूँ। किसी का कोई राग-द्वेष कुछ नहीं है सर मेरे दिल में। सबको मैं ऊपर बढ़ाता हूँ। कहते हैं कि भाई साहब माइक कहाँ से लेके आना है?
मैं बता देता हूँ कि यहाँ से लेके आओगे, ये अच्छा माइक चलेगा। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है मुझे। खुद का काम 2 बार देखता हूँ सर, कि कहाँ गलतियाँ की हैं मैंने, और काफ़ी गलतियाँ की भी है। 2 बार मतलब आपने एक वीडियो बनाया, हुँ। उसको आप 2-3 बार देखते हो ऐसे? एडिट हो जाता है वीडियो। एडिट कौन करता है? एडिट मेरा एडिटर है, रतनगढ़ से हैं। हुँ। वो उसको एडिट करता है, और अभी मैं भी सीख गया हूँ, क्योंकि वीडियो उनको देते हैं, वन ड्राइव पे अपलोड करते हैं, फिर वो वहाँ डाउनलोड करते हैं, फिर वो चीज़ें, तो मैं कुछ चीज़ें कट लगाना खुद ही सीख गया हूँ, तो मैं खुद ही कई बार लगा लेता हूँ। अगर ब्रेकिंग होती है या कुछ ऐसी स्टोरी होती है, तो मैं पहले पूरा वीडियो देख लेता हूँ, बिना कट के। फिर मुझे दूसरा लेयर देखता हूँ कि कहाँ-कहाँ कट लगाना है, वो चीज़ देखता हूँ। उसके बाद में वो एडिट हो जाता है सारा। उसके बाद में पब्लिश होने के बाद में अनलिस्टेड करके मेरी टीम देखती है। 2-3 मेरे जो शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि भाई लोग की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उसको पब्लिक कर दिया जाता है। कैमरामैन कैमरामैन वो वही था लड़का है जो जलको राजस्थान से आया या कोई और नहीं, है भाई? कैमरामैन अभी इन दिनों मेरे पास नहीं है, तलाश में हूँ मैं कैमरामैन की। वो लड़का अच्छा लड़का था, उसने बहुत अच्छा जम के काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो थोड़ा चेंज हो गए, ट्रैक से हट गए। उसके बाद में वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इन दिनों मैं भी 2 महीने से ऑफ था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब शायद उसी लड़के को वापस लेके आएँगे। अच्छा लड़का था, साथ दिया उसने मेरा, बहुत साथ दिया। अच्छा सुदेश जी, मैंने आपके खूब सारे इंटरव्यू देखे। उसमें आपने श्मशान भूमि में जाकर के भी लाइव किया है। आपने भूत-प्रेत की बातें की है, कि वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अंधविश्वास है या वास्तव में क्या है? तो आपके हिसाब से क्या है? आपने खूब सारा ये वीडियो बनाए हैं, वहाँ पर लाइव किया है, रिसर्च की है। सर, आपका निष्कर्ष क्या है? मेरा निष्कर्ष ये है कि ऐसी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो एनी टाइम कैमरा के आगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक वीडियो वायरल हुआ था, जलको पे ही, गोविंद सर से। गोविंद सर का वो वीडियो था, जो पूरे गोविंद सर गाँव के सर लोग शाम को उस भूत से बातें करने जाते थे। अच्छा, हाँ सर, वो रिकॉर्ड है सर। एक-एक ये गाँव गोविंद सर वही जो कोलाइट से आगे पड़ता है गाँव? हाँ, वही जो सर्प मित्र है श्याम गोविंद सर, हाँ। वही गाँव, उसी गाँव में। और श्याम ही मेरे को लेके जाता है। श्याम कहता है कि यार ऐसा करके परेशानी है इनको, इनकी टैक्सी में कोई पानी डाल देता है और सब्जी में पानी डाल देता है और आप जाओ। तो मैंने कहा आप भी आओ। श्याम भाई कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा यार। तो श्याम भाई अपने घर चले गए, मुझे उस घर में छोड़ के। तो जैसे अभी सर मैं इस सोफ़े पे बैठूँगा, तो सर ये ज़ाहिर-सी बात है ये नीचे होगा। तो जब वो आकर के बैठता था तो वो चारपाई नीचे होती थी। फ़ील होता था कि यहाँ कोई बैठा है। अच्छा, सामने दिखता कुछ नहीं था। कुछ नहीं ये दिखता। आपने खुद देखा है? लोगों की वीडियो पड़े हैं सर। हुँ। वो बातें करता था, आवाज़ आती थी उसकी, और वो खुद कहता था कि मैं बीट नोक में था, आप ही मेरे को बिठा के लाए हो, मैं तो आलू के गट्टे पे बैठा हुआ था। वो ऐसे बातें करता था। उस घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। काफ़ी लोग आए मेरे जाने के बाद में। अब जाके वो प्रॉब्लम्स खत्म हुई है। हनुमान जी का मंदिर नहीं बनाने दे रहा था सर। दिन में मिस्त्री भाग जाया करते थे। अच्छा, हाँ सर, तो पूरे गाँव की समस्या थी ये? एक घर में, सिर्फ़ एक घर में। और जब मैं इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो मैंने उस घर में चैलेंज किया। वो वीडियो है, काफ़ी लोग जान जाएँगे किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि भई ये कमरा है, मैं इसको बाहर से बंद कर रहा हूँ। अगर आप हो यहाँ पे, उपस्थिति दर्ज करवा रहे हो, तो कुछ ऐसा इधर-उधर करके बताओ ताकि पता लगे। 5 मिनट बाद में हम रूम खोलते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। जैसे ही मैं बाइक लेके कैमरामैन और मैं निकलते हैं, बीठनोक पहुँचते हैं और मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब वो अभी आया है और उसने कहा है कि वो बंदा बीठनोक पहुँच गया है। अगली बार आ गया तो उसके माइक की एसी की तेसी कर दूँगा मैं। अच्छा, धमकी दी उसने सर। दिन की बात बता रहा हूँ सर मैं। कैमरामैन मेरा इतना डर गया था कि भाई साहब जल्दी निकलो। मैंने कहा यार अब नहीं आएगा वो। और पूरा गाँव इसका साक्षी है कि वो बैठ के बात करता था। रात को चौपाल लगती थी उसके साथ। हँसता था, हँसाता था। लेकिन उसको बोल दो कि बैंक में इतने पैसे हैं, पैसे ले आ, या उसके घर में पैसे हैं, पैसे ले आ, मजबूरी है। वो कहता है मैं गलत काम नहीं करूँगा मैं। ऐसा बाकी था। कुछ करा लो। बाकी कुछ ही करा लो, गलत काम नहीं करूँगा। ये रियल स्टोरी है सर। फिर मेरे को इंटरेस्ट हुआ। फिर एक बज्जू में ही एक कोई आरसीपी नहर पे एक कर्मचारी थे, मीना जी करके शायद। तो
उन्होंने फ़ोन किया कि यार एक ऐसा करके एक मेरे घर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है, आवाज़ें आती हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, डर लग रहा है। मैंने जोशी जी मेरे मित्र हैं, उनसे संपर्क किया। मैंने कहा भाई एक इंटरेस्टिंग किस्सा आया हुआ है और भूत है जो रोज़ ईंटें मारता है, गेट बजाता है, सब कुछ काम कर रहा है। ट्रैक्टर स्टार्ट कर देता है। ट्रैक्टर स्टार्ट कर देता है, रियल स्टोरी और डेली। तो हम वहाँ जाते हैं, 4 बजे जाते हैं, तो हम वहाँ पे एक ज़िंदा भूत को पकड़ते हैं सर। ज़िंदा भूत मतलब आस-पास के काफ़ी आदमी आ गए थे देखने के लिए कि भई सुदेश जी आए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, काफ़ी वो वीडियो वायरल हो रखा था। तो वो आदमी बार-बार भूत है जो हमारी गाड़ी को निशाना लगा रहा है। बार-बार गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। अच्छा, हाँ, तो फिर उसको वो पत्थर गाड़ी को लगा? हाँ, बज रहे हैं पत्थर, लग रहा है। वो शीशों को हिट करना चाह रहा है लेकिन शीशा हिट नहीं हो रहा है उससे। 4-5 पत्थर छत पे या इधर-उधर आके गिर रहे हैं। तो फिर पैनी नज़र से हम 4-5 लोगों ने देखा, पकड़ा, लाइटें जलाई, तो उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। हम बीच का ही आदमी था, तो वो भूत था और उसकी नज़र थी वहाँ की ईंटों पर और वहाँ की सीमेंट पर। ये कोई कि भूत था ही नहीं। कि ये हाँ। कर्मचारी चला जाए डरता हुआ और पीछे अपने ये सामान ले जाएँ। उस दिन के बाद वहाँ कभी कोई भूत पैदा नहीं हुआ सर। तो ये इंटरेस्ट आता है उसमें कि यार भूत होते नहीं होते, कई चीज़ें रियल होती है, कई फेक होती है। अच्छा, आपने उस गोविंद सर वाले भूत से बात करी कि नहीं की? मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, वीडियो आज भी ज़िंदा है वो। पर वो आया नहीं। वो उस वक़्त आया नहीं, वो कह रहा है कि जब वो आ गया था तब मैं चला गया था, दूसरे घर में कहीं चला गया था। क्यों? अब पता नहीं एक उसको डर था कि कौन आ रहा है, लेकिन ये बात है कि जब वो कोई किसी तांत्रिक को वग़ैरह बुलाते थे, तो वो ऐसी हरकतें करता था। वहाँ से भाग जाता था वो? नहीं, भागता नहीं था, ऐसी हरकतें करता था वो। जानबूझ के करता था? हाँ, वो सामने करता था उनकी टैक्सी पर वो आपके जाते हुए चला गया? मेरे से वो पता नहीं क्या हुआ उसका, तब जाके मैंने कहा यार कुछ तो तुझमें है ऐसा कि ये तेरे से इतना प्रेम करते हैं कि तुझे देख के इधर-उधर हो जाते हैं। फिर इंटरेस्टिंग था, फिर मैं रात को जैसे चिता शाम को कोई जल रही है, तो पूरी रात उसकी निकल रही है, धुआँ निकल रहा है। परमिशन लेता अघोरी बाबा की जो वहाँ होता है, मैं पूरी रात उसके साथ में सोना, उसके पास में सोना कि क्या होता है, फ़ील क्या होता है। फिर वो मेरे मन से वो डर निकल गया कि भी ऐसी भी अच्छा, आप पूरी-पूरी रात रहे हैं? हाँ, पूरी रात मैं रहा हूँ। लाइव चला हूँ मैं पूरी रात शमशान घाट से। अच्छा, हाँ, लाइव सेटअप किया मैंने, अकेले अकेले। या कैमरामैन साथ था? नहीं, अकेले। अकेले मैंने लाइव तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? नहीं सर, ये मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हूँ कि भूत से डर नहीं लगता मेरे को। ये बीठनो गाँव में फिर लोगों की डिमांड आ गई कि हमारे शमशान घाट में रात को इतने आदमी आ जाते हैं और यार यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस शमशान घाट के बीच में से रास्ता जा रहा है, तो आप आओ। तो हम 3 जने थे, तो 3 जने थे तो वो क मैंने कहा भी आपको डर लग रहा है, आप मत आओ। तो वो बोले हम साथ ही रहेंगे, वो आज भी है, रामनिवास जी और मालाराम जी उनका नाम है। पूरी रात हमने वहाँ पर बिताई है, उन उनके बीच में, लेकिन ऐसा हमें कभी वहाँ फ़ील नहीं हुआ। हौसला बढ़ता गया, फिर ऐसे पंगे करते गए, मम्मी डाँटती थी, मम्मी आज भी डाँट लगाती हैं कि ये पंगा कर रहा है, क्या है? मैडम डाँटती है, वो कहती है ऐसे मत किया करो, ये वो। लेकिन मेरा वो जुनून है कि बस ठीक है, कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है। अच्छा, आप जब श्मशान भूमि में सोए, हुँ। तब आपको वहाँ नेगेटिव एनर्जी फ़ील हुई? शमशान घाट में मुझे कभी नेगेटिव एनर्जी फ़ील नहीं हुई सर, किसी भी जगह, कभी नहीं हुई। लेकिन एक जगह मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कुछ। गोविंदसर में तो सर पूरा गाँव बताई करता था, बातें करता। आप जब आप बीएमआर की टीम वहाँ पहुँचेगी, तो वहाँ लोगों से बात करना कि क्या ऐसी घटना होती थी। वो लोग आपको बताएँगे कि रियल में होती थी, बातें करते थे। लेकिन क्या है कि एक बार डूंगरगढ़ में हम एक एपिसोड बना रहे थे। जलको पे ही है वो। तो एक अजय नाम का दोस्त था, बीकानेर से ही। वो अभी यहाँ नहीं है, वो शिफ्ट हो गया गंगानगर। वो और मैं 2 ही थे और डूंगरगढ़ की तरफ एक कोई सुनसान जगह आती है, रोड पे ही ऑन रोड। तो जैसे टाइम बिताने के लिए हम वो क्या वो लूडो आता है गेम, तो वो खेल रहे थे। हम दोनों खेल रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि यार कोई हमारे साथ ही बैठा है।
30-40 सेकंड के लिए लगा कि कोई साथ में बैठा है कोई हमारे और कुछ कर रहा है, वो अपने को नोटिस कर रहा है। उसके बाद में हम दोनों चर्चा करें अगले दिन कि तुझे फील हुआ था? वो कि हाँ यार हुआ तो था, पता नहीं क्या था। लेकिन वो थोड़े समय के लिए हुआ, लेकिन डर नहीं लगा, ना कुछ हुआ ऐसा, ना उसने कुछ चोट पहुँचाई। वो वीडियो आज भी ज़िंदा है सर, रात को। तो खूब सारी आपने ऐसी यात्राएँ की है, हाँ, खूब अनुभव लिया है। एक मैं शेयर करना चाहूँगा सर आपके साथ। एक कोई बंदा दिन में चैलेंज करता है कि इस जगह भूत है, आप में इतनी हिम्मत है तो आप आ जाओ। मैं अकेला गया बाइक लेके। मैं बाइक लेके गया हूँ, मेरे बाइक के ऊपर बैग पड़ा है, माइक मैंने वो निकाल लिया है, सेल्फी स्टैंड जो होता है, हेलमेट पड़ा है, पानी की बोतल है। बैग गिर गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैग गिर गया, हेलमेट गिर गया, बाइक स्टार्ट हो गई और कोई नहीं पास में। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गज़ब की बात है। उस दिन पूरा डर लगा, एकदम पसीना आ गया मेरे को। वहाँ से मैं बैग वैग अपने कवर किए, भागा वहाँ से। एक एपिसोड ख़त्म हो गया था। जब मैं भागा हूँ तो आगे आदमी खड़ा है, मुड़ते ही। मैंने कहा भाई आज तो मर गए, आज तो ये सामने आ गया। रात को 1 डेढ़ बजे का टाइम है। फिर उसकी जब छाया थी ना, वो छाया थी, चंद्रमा की रोशनी थी। तो मैंने कहा है तो आदमी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई कौन हो आप? तो वो हँसा, बोले कैसे हो गई छुट्टी, इतने डरपोक आदमी हो, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो। मैंने कहा यार तू बाइक स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है, तो मैं क्या, कोई भी डर जाएगा। वही आदमी था जिसने मुझे चैलेंज दिया था, जिसने मुझे बुलाया था। वहाँ कोई भूत-वूत नहीं वहाँ था? कोई भूत नहीं था, उसी ने ये हरकतें की थी। वो स्टार्ट करता और झाड़ियों में से इधर-उधर हो जाता। अब डरता हुआ आदमी, तो सर आप क्या ही अब वहाँ इमेज करोगे भी, यार कौन है, क्या है, इतना समझ में नहीं आता। रात का साया है। फिर उसके साथ मैंने सेकंड एपिसोड भी बनाया। मैंने कहा भी एक पार्ट तो ये डालेंगे कि अपने आप बाइक स्टार्ट हुई, जो मेरे साथ हुआ 5-7 मिनट का। दूसरे पार्ट में हम ये डालेंगे कि ये जो कल जो हुआ, वो कोई भूत नहीं था बल्कि तू था, और तू ये बता। उसने चाय बनाई खेत में, अकेले रह रहा था खेत में, वो पास में ही खेत था उसका। चाय बनाई, चाय पी, वो वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन जनता है सर, जनता नेगेटिव बहुत जल्दी लेती है, पॉजिटिव कम लेती है। तो वो डालने ही नहीं दिया वीडियो, वो डिलीट ही कर दिया। इतनी गालियाँ पड़ी, वो डिलीट कर दिया फिर। थोड़ा-सा सवाल हट कर के। हुँ, सुदेश राजस्थानी जर्नलिज्म करता है, हुँ, करते-करते एक वीडियो आता है कि साहब मैंने तो एक एनजीओ बना लिया और मैं अब गरीब बच्चियों की शादी कराऊँगा। फिर थोड़े दिन बाद आता है कि मैं राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर के काम करूँगा और मैं पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। उससे पहले जो पठानी का वीडियो है या कुछ और वीडियोज़ मैंने देखे हैं जिसमें अपील करता है सुदेश राजस्थानी की ये बहुत गरीब है, इनका मकान बना दीजिए, इनको आर्थिक सहायता दीजिए। ये सारे एंगल जब कोई आदमी देखता है, कॉमन मैन, सामान्य आदमी, तो वो ऑब्ज़र्व करता है कि सुदेश राजस्थानी को पॉलिटिक्स में आना है। कहीं न कहीं इनको एमएलए बनना है, प्रधान बनना है या प्रमुख बनना है। ऐसी प्लानिंग इनके मन में चल रही है, क्योंकि पत्रकारिता करते-करते बीच में आप वो छोड़ते हो और कहीं और स्विच हो जाते हो। फिर उसको छोड़ते हो, फिर कहीं और स्विच हो जाते हो। तो ये वास्तविकता क्या है? क्या आपको नेता बनना है? ये एक कमी है मेरे में, ये जो आप स्विच की बात कर रहे हो, ये स्विच मैं करता हूँ। मेरे पास कोई 2 आदमी आते हैं प्लान लेके कि भाई सुदेश ऐसे-ऐसे करके ये ऐसे अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो मन में पाप नहीं है, मैं एग्री कर लेता हूँ। तो इस वजह से मैं स्विच हो जाता हूँ। लेकिन अब मेरा मोड है वो बड़ा मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया है खुद को कि ना तो वो वाईफ़ाई काम कर रही है, ना ब्लूटूथ काम कर रहा है। वो सिर्फ़ फ्लाइट मोड पे है। ये मुझ में कमी आ रही है। एनजीओ बनाया हुआ है, एनजीओ पे इतना काम नहीं कर रहे हैं और 3 लड़कियों की शादी भी कर चुके हैं, जितना हुआ। कभी शो नहीं किया हमने, कभी मेरी टीम ने भी नहीं चाहा कि हमें ये शो करना चाहिए। वो एक समाज सेवा करने की एक भावना रही है। काफ़ी व्हीलचेयर बाँटी है मैंने यहाँ पे। विधवा महिलाओं का भरण-पोषण करने के लिए 6-6 महीने का किया है। जो भी होता है मेरे से बन पड़ता है, जो भी मैंने किया है। लेकिन राजनीति की अगर इसमें बात करें तो वैसे मैं कहना चाहूँगा कि अपनी इस प्रकृति में कांटे बने हुए हैं सर, पानी बना हुआ है। तो पानी जैसे पीने के लिए होता है, तो उसमें कोई डूबने के लिए, अब कोई जान के डूबेगा तो वो मरेगा। लेकिन बेसिक तौर पर तो उसका यूज़ हम पीने के लिए करते हैं।
तो वो चीज़ें राजनीति भी करनी चाहिए आदमी को, लेकिन मेरा राजनीति से दूर-दूर तक कोई रिश्ता और नाता नहीं है। रियलिटी ये है, लगता है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ तो मैं राजनीति में आऊँगा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से कोई टचअप नहीं है सर। तो मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। बस मनमौजी आदमी हूँ। बस कोई कहता है कि ये करना है, उसमें चल पड़ता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी रही है जो अब मैं इसको सुधार में लाऊँगा। अब ऐसा नहीं होगा कि सुदेश कभी कौन-सी यात्रा कर रहा है, कभी कौन-सी यात्रा कर रहा है। और अपील की बात सर जहाँ तक करें, मैंने 2 लड़कियों की अपील की सर। जी। पठानी और एक रावला की बच्ची है। उनके लिए अपील की, वो दोनों हाथ नहीं थे सर उनके। तो मुझे पीड़ा हुई कि शौचालय कैसे जाती है बच्चियाँ? उनकी माँ नहीं रहेगी। तो एक बच्ची के लिए हमने ये किया, दूसरी बच्ची के लिए इतना डोनेशन आ गया कि वो खुद कर सकते थे, जो पठानी थी। तो वो मैंने आवाज़ बिल्कुल उठाई है सर, अपील की है। और एक भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद में मैं बचा हूँ उस चीज़ से, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उन बहनों का आशीर्वाद था, जो उस चीज़ से निकाल लाया। जी। नहीं, मैं इस बात को बुरा नहीं मान रहा। ठीक है, मदद करिए, अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए और जो कर सकता है उतना करना चाहिए। पर मेरा सवाल तो ये था कि क्या सुदेश राजस्थानी जो पर्दे के आगे है, वही पर्दे के पीछे है? सेम, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है सर। मुझमें पर्दे पे मैं अग्रेसिव दिख सकता हूँ। अग्रेसिव ऐसे दिख सकता हूँ कि घटना पे डिपेंड करता है कि घटना क्या है। लेकिन सर अब मेरा लोग साक्षात्कार देख रहे हैं, मेरी ये टोन है सर बात करने की। मैं इसी अंदाज़ में आपके ऑफ कैमरा बात करूँगा। कैमरा के सामने मुझ पे कुछ ज़िम्मेदारी होती है, प्रेज़ेंट वैसा करना होता है। लेकिन जो कैमरा में जो डिस्प्ले पे हूँ, वैसा ही मेरा जीवन है सर। इसमें कोई बदलाव नहीं है। मैं बहुत ही सामाजिक आदमी हूँ और सबसे मिल-जुल के चलना मेरे को अच्छा लगता है। जो मेरे को छोड़ देता है, उसको मैं कहता हूँ भाई अपने यहाँ तक ही सफ़र था, अब अपना कीजिए, मैं अपना करता हूँ। कोई आर्गुमेंट नहीं करता किसी से। तो ये साधारण सा जीवन है सर। अच्छा, एक आरोप आप पर और लगता है। जी। वो आरोप ये है कि आपने चुनाव में एक व्यक्ति विशेष के लिए काम किया। हुँ, एक विधानसभा में एक एक्स के लिए काम किया, एक दूसरी विधानसभा में आपने वाई के लिए काम किया और एक हुँ, तीसरी विधानसभा में आपने जेड के लिए काम किया। हुँ, ए और बी दोनों के लिए नहीं किया। हुँ, आपने एक तरफ़ा रिपोर्टिंग करी। हुँ। इस बात में कितनी सत्यता है? इस बात में सत्यता है कि लोग आरोप लगाते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और है। एक विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूँ, जहाँ एक लड़की की बॉडी 4 दिन पड़ी रहती है सर। वहाँ पे पत्रकारों को इनवाइट किया जाता है कि भई आप आइए, अमुक-अमुक आदमी, अमुक-अमुक जो विधायक है, वो इस पे आपसे अपनी बात रखेंगे कि वो उस धरना स्थल पर क्यों नहीं आ रहे हैं, जो पूरा परिवार वहाँ खड़ा है। तो वहाँ जाकर के कोई नहीं पहुँचता, वहाँ मैं पहुँचता हूँ सर। वहाँ मैं पहुँचता हूँ। वो इंटरव्यू ही नहीं देते सर मेरे को। वो कहते हैं कि नहीं, नहीं यार, आप तो टेढ़े सवाल पूछते हो। तो फिर जो दे रहा है उनके तो लें सर। जो दे रहा है उनके तो लें। उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक ये कहते हैं कि यार आप हमारे नेता का इंटरव्यू नहीं लेते। अब कैसे लें सर? आप बताओ। अब किसी गाँव में जाते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं, तो चौराहा सर एक किसी का व्यक्ति विशेष का थोड़ी है, वो सबका है। वहाँ सबको इन्विटेशन दिया जाता है कि आप आओ, चर्चा करो, डिबेट करो। वहाँ दूसरी पार्टी के लोग ही नहीं आते। फिर क्या करें उसमें बताओ सर? तो उसको मैंने कई बार डिक्लेयर कर चुका हूँ मैं। अब लोग समझ रहे हैं बात को। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप वेल प्लान किसी एक का कर रहे ना, हैं, ये नहीं है। वेल प्लान किसी का नहीं सर। गाँव में जाते हैं, पहले दिन मैसेज छोड़ता हूँ कि मैं अमुक-अमुक गाँव में इस दिन आऊँगा। अब मैसेज छोड़ने के बाद में वो लोग मुझसे कटते हैं कि ये हमारे नेता को दिखाता नहीं है। जब आपका नेता मेरे पास आकर के बोलता ही नहीं है और मैं उसके पीछे-पीछे तेल जला रहा हूँ, तो मैं कब तक सर उसका इंटरव्यू करता रहूँगा? सोचने वाली बात है सर। फिर जाकर के वो लोग आते नहीं। और फिर दूसरी बात ये खड़ी हो जाती है कि जैसे चुनाव का दौर चल रहा है। चुनावों के अंदर जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने रूट डाल दिया अपना कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी इस गाँव से हम निकलेंगे। तो वहाँ से निकल रहे हैं, सेम टाइम पे निकल रहे हैं। लोगों को आना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं बोलते सर। अब राज चेंज हुआ है, पहले कुछ स्थितियाँ और थी। सुदेश तो गलत तब होता सर, जब आज मैं कोई आवाज़, दबी हुई आवाज़ को नहीं उठाता। मैं तो आज भी उठा रहा हूँ सर। पहले उस राज के खिलाफ था, अब इस राज के खिलाफ हूँ। आप तो सिस्टम के खिलाफ हो, सिस्टम के जो खिलाफ गलत हूँ, हो रहा है उसके खिलाफ, उसके खिलाफ हूँ। ना कि आप किसी व्यक्ति विशेष के नहीं खिलाफ। सर, सिस्टम का विरोध होगा सर। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो
सिस्टम का विरोध नहीं होगा। अभी बजट पेश हुआ है सर, बजट पेश की मैं यात्रा करूँगा सर अभी। पहले बजट पेश हुआ, आप देखिए सर, मैं कोलायत की बात करता हूँ सर, एक विधानसभा की बात करता हूँ। वहाँ पे शिक्षा के इतने मंदिर बना दिए गए हैं, ज़बरदस्त मंदिर। उनको दिखाना कहाँ गलत है कि ये इस विधानसभा क्षेत्र में इस आदमी ने ये काम किया है, ये बना दिया। अभी जो नई सरकार है, गज़ब का बजट दिया है सर, 132 केवी जीएसएस दिया है सर, जहाँ पे कोई बंदा सोच ही नहीं सकता सर। केरली ये इधर दिया है सर, रावला, बरसलपुर की तरफ, जहाँ पे नेटवर्क का क्षेत्र नहीं है। तो वो भी मैं बताऊँगा सर। गलत तो तब होता कि इस सरकार के काज मैं नहीं बताता। अभी देशनोक में कितना अच्छा शानदार बजट दिया है सर। तो जो काम कर रहा है उसको बताना सर हमारा दायित्व बनता है, मैं मानता हूँ। चाहे पहले हो, चाहे अब हो। तो मैं ये मान लूँ भई आप व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो जो सर। खामियाँ हैं उसको आप उजागर करते हो और जो ठीक बात है उसको आप बताते हो। बिल्कुल सर, इस मुद्दे पे मैं उस नेता का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने पूछा कि यार ऐसा क्या था? तो उनको मैंने बताया। मैंने उनको एक ही बात बोली, सुदेश खराब तब होगा जब इस राज में आवाज़ नहीं उठाऊँगा। पानी की आवाज़ उठा चुका हूँ, बिजली की आवाज़ उठा चुका हूँ। ज़मीन घोटाले निकल रहे हैं सर अभी काफ़ी, सस्पेंड हुए हैं। मैं बार-बार दिखा रहा हूँ सर। सड़कें खराब बनी हैं। अभी एक गाँव है वहाँ पे सड़क खराब बन गई और वो 5 दिन में टूट गई। वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग की। विधायक पहुँचे और तुरंत वो काम करवाया उन्होंने। तो खराब तो तब होता जब मैं इस सिस्टम की खामियाँ नहीं बताता। अच्छा सुदेश जी, आपने खूब सारी खामियों पे बात करी है। जैसे आपने कहा कि रोड खराब बनी और मैंने उठाया और फिर वो दोबारा रोड बन रही है। तो इससे क्या एक व्यक्ति विशेष को बड़ा घाटा होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो आपको धमकियाँ नहीं मिली? बहुत धमकियाँ मिलती है। धमकियाँ चुनावों में तो इतनी धमकियाँ मिलती मिलती मेरे को कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। व्हाट्सएप कॉल करते। अभी कोई लीडर है, जैसे अब पूरा जैसे राज का मतलब खिलाफत होगी सर, कोई भी है, सिस्टम कोई भी चला रहा है, चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी है तो उसका भी विरोध हो रहा है। कल को कोई और बन जाएगा उसका भी विरोध होगा। राज का तो विरोध होना है। उनकी गलतफ़हमी हम कैसे दूर कर सकते हैं सर? बात करके। लेकिन वो बात करने की बजाय धमकियाँ, क्या कहते थे आपको? यहाँ से निकलो, मार देंगे आपको। चुनाव के दौरान? चुनाव के जब दौरान। ये विधानसभा या लोकसभा चुनाव के? ये विधानसभा। हाँ। विधानसभा चुनाव के अंदर इतनी धमकियाँ आती थी सर, बहुत गज़ब तरीके की धमकियाँ आती थी। आपको किसी ने रोका? कोई अनहोनी हुई आपके नहीं, साथ? आज तक नहीं हुई सर। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बस कॉल करने में क्या जाता है सर? एक कॉल कर लेते हैं, कोई भी आदमी, "तू निकल के बता यहाँ से, तेरे हाथ-पैर तोड़ देंगे, बहुत दिन हो गए तेरे को।" तो वो भी भाई हैं, वो 5-10 दिन बाद में मिल ही जाते हैं, मैं उस पे कोई एक्शन नहीं लेता। वो आज सारे मेरे मित्र हैं। मैंने कहा, "कैसे हाथ-पैर पड़े हैं यार, तोड़ने हो तो बता देना, आ हुँ। जाऊँगा।" तो ये चीज़ें चलती रहती है, आदत हो गई है सर, धमकियों की आदत हो गई है। सीरियस नहीं लेते। इस चीज़ को सोचता हूँ लेकिन फिर ज़्यादा नहीं सोचता कि क्यों दी, किस लिए दी? लेकिन 10 दिन बाद में मित्र बन जाते हैं सर, सारी चीज़ें उस चीज़ से हो जाती है। तो ये जॉब अ पार्ट है, हुँ, बस यही मान करके इसको काम भूल जाइए। करेंगे तो सर बुराई होगी। जी। तो सुदेश जी, आप हमारे शो पर पधारे। आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। आपका बहुत-बहुत आभार। बीएमआर का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और बीएमआर आने वाले टाइम में बीकानेर का सबसे सुपर डुपर एक टॉक शो बनने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, सेटअप देख रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जी। और मैं अब आप इसको बीकानेर नहीं, पूरे भारत का कहो। पूरे भारत का, बीकानेर का मतलब टॉप, आप मेरी बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ बीकानेर का आप टॉप बनने जा रहे हैं। और नहीं, आप तो हो ही टॉप ही। मेरे सीनियर हो, तो मैं चाहता हूँ कि बीएमआर बहुत अच्छी बुलंदियों को छुए, अच्छे-अच्छे टैलेंट लेके आए। मेरी ये शुभकामनाएँ हैं। मैं खुश हूँ कि मैं आपका पार्ट बना सर। आपकी डिस्प्ले का पार्ट बना। ये बहुत-बहुत आभार आपका। थैंक यू सो जी, मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।